नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम मध्य प्रदेश की कला संस्कृति एवं इतिहास टॉपिक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने मध्य प्रदेश की कला संस्कृति साहित्य को पढ़ा, साथ साथ मध्य प्रदेश का आधुनिक और प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर लिया था। अब हमने स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों के अधीन पढ़ने वाले हैं मालवा के कुछ स्वतंत्र राजवंशों के बारे में, साथ के साथ मध्य प्रदेश के कुछ स्वतंत्र शासकों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज हम मालवा के स्वतंत्र राजवंश की बात करेंगे। उसके बाद कल हम मध्य प्रदेश में जो सल्तनत काल की प्रमुख घटनाएं हुई, मुगल काल की जो प्रमुख घटनाएं हुई, उनके ऊपर बात करेंगे। और मालवा या मध्य प्रदेश के एक दो वंश जैसे फारूकी वंश जिसने निमाड़ क्षेत्र में शासन किया, उनके बारे में पढ़ के इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो आज इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। कभी यह सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही हो या अच्छी भी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मालवा के स्वतंत्र राज्यों की। तो देखिए, आप सभी को पता है 1398 में भारत पर एक आक्रमणकारी आक्रमण करता है। उसका नाम होता है तैमूर लंग। क्या नाम होता है? तैमूर लंग। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद हम देखते हैं कि भारत में सर छोटे छोटे बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों की क्या होती है? स्थापना होती है। उसी दौरान मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी स्वतंत्र राजा आ जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा बन रहा है पर सोचना मत। तो ये वाला क्षेत्र जो है मालवा है, आप सभी को पता है, यहाँ पर भी स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है। सर्वप्रथम जो स्वतंत्र राजवंश की स्थापना होती है उसका नाम होता है गौरी वंश। क्या होता है? गौरी वंश होता है। गौरी वंश अपना शासन 1401 से 1436 तक मालवा पर चलाता है। इसके जो संस्थापक का नाम था, उनका नाम था दिलावर खां। क्या नाम था? दिलावर खां। इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है मालवा के गौरी वंश के संस्थापक का नाम क्या है, तो उनका नाम है दिलावर खां। अब देखिए, दिलावर खां की बात हम करते हैं तो दिलावर खां एक तुर्की व्यक्ति थे या तुर्की सेनापति हुआ करते थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा, अपने नाम के आगे एक प्रतिष्ठित उपनाम गोरी जोड़ना स्टार्ट करा। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा था कि सर मोहम्मद बिन गोरी यहाँ पर आए थे, मोहम्मद गोरी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई की थी। उन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध जीता था। तो इनको लगता था कि यार गोरी सरनेम क्या है, एक प्रकार का प्रतिष्ठित नाम है। तो ये जो तुर्की थे, विदेशी तुर्की, दिलावर खां, उन्होंने अपने नाम के पीछे क्या जोड़ना चालू करा? गोरी जोड़ना चालू करा। दिलावर खां का जो मूल नाम था वह था जमीन शाह हुसैन। क्या था? जमीन शाह हुसैन इनका क्या था? मूल नाम था। परंतु जो फिरोज शाह तुगलक थे, आप सभी को पता है फिरोज शाह तुगलक वंश के तीसरे शासक थे। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जमीन शाह हुसैन को दिलावर खां की उपाधि दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है कि जमीन शाह हुसैन जो कि गौरी वंश के राजा थे या शासक थे, उन्हें दिलावर खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा इन्हें दिलावर खां की उपाधि प्रदान की गई थी। अब देखिए, 1390 में क्या होता है कि जो इनके यहाँ शासक रहते हैं वो नसीरुद्दीन मोहम्मद। कौन थे? नसीरुद्दीन मोहम्मद। क्या करता है? दिलावर खां को मालवा का राज्यपाल नियुक्त करता है। क्या करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। परंतु 1398 में जैसे ही यहाँ पर तैमूर लंग का आक्रमण होता है दिल्ली के ऊपर, तो जो दिलावर खां गोरी था वह मालवा में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना करता है। और मालवा में पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना करने वाले शासक का नाम कभी आपसे कोई पूछ लेगा तो आपको याद रखना है दिलावर खां गोरी है। मालवा पर प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य किसने स्थापित किया था? तो दिलावर खां गोरी ने किया था। ये बहुत बार पूछा गया है। इसने अपनी राजधानी बनाता है धार को और यहाँ से अपना शासन संचालित करता है। साथ साथ ये करता है कि धार के पास आप सभी को मांडू पता है, मांडू दौरान एक बहुत प्रमुख जगह हो जाती है। तो वहाँ पर जाकर दिलावर खां गोरी दिलावर खां मस्जिद का निर्माण कराता है। किसका? दिलावर खां गोरी। वहाँ पर दिलावर खां गोरी मस्जिद या गोरी मस्जिद भी उसे कहते हैं,
उसका निर्माण कराता है। तो देखिए दिलावर खां के बारे में आपको 4 चीज़ें मैं बताता हूँ। एक, यह तुर्की वंश से संबंधित थे। इनका नाम जमीन शाह हुसैन था। इन्हें दिलावर खां की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। दिलावर खां प्रारंभ में जो तुगलक वंश था उसके अधीन राज्यपाल था और इसको राज्यपाल कहाँ का नियुक्त किया गया था? मालवा क्षेत्र का नियुक्त किया गया था। परंतु 1398 में जैसे ही तैमूरलंग का आक्रमण होता है उसके 3 साल बाद 1401 में दिलावर खां गोरी फायदा उठाते हुए यहाँ पर प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की क्या करता है? स्थापना करता है। दिलावर खां गोरी द्वारा कुछ स्थापत्य कार्य भी कराए गए, तो उसने मांडू में गोरी मस्जिद या दिलावर खां गोरी मस्जिद का निर्माण कराया था। इनके बाद जो अगले शासक बनते हैं उनका नाम रहता है अल्प खां। ठीक है, देखिए अल्प खां जो थे यहाँ मुख्य कौन थे? तो दिलावर खां जो थे पहले शासक, उनके क्या थे? पुत्र थे। जो पहले शासक थे दिलावर खां, उसका पुत्र कौन था? अल्प खां था। अल्प खां उपाधि धारण करता है हुसंग शाह की। किसकी उपाधि धारण करता है? उसंग शाह की उपाधि धारण करता है। और उसंग शाह की उपाधि धारण करने के बाद मालवा का शासक बनता है। ये अपनी राजधानी सर्वप्रथम धार से ले जाकर कहाँ पर करता है? मांडू स्थानांतरित करता है। ठीक है, मांडू आप सभी को पता है कि मध्यकाल का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। और मध्यकाल में हम जहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर मांडू के हमें बहुत सारे महल देखने को मिलते हैं, जहाज महल देखने को मिलता है। तो पूरी मध्यकालीन की जो भी स्थापत्य कला के नमूने हैं वो सभी हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो मांडू में देखने को मिलते हैं। तो ये अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित करता है? धार से मांडू कर लेता है। फिर ये क्या करता है? अपने राज्य का विस्तार करता है और नर्मदा नदी के किनारे एक शहर है, आप सभी ने सुन रखा होगा, होशंगाबाद। क्या कभी सुना है होशंगाबाद, जिसे वर्तमान में बोला जाता है नर्मदापुरम? ये क्या करता है? हुसंग शाह नर्मदा किनारे होशंगाबाद शहर को बसाता है। किसको बसाता है? होशंगाबाद शहर को। होशंगाबाद शहर का नाम इसी के नाम पे, जो हुसंग शाह था अपने नाम पे ही उसका नाम क्या रखता है? होशंगाबाद रखता है। फिर क्या होता है? गुजरात के एक शासक थे मुजफ्फर शाह, वो क्या करते हैं? इसे बंधक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बंधक बना लेते हैं। लेकिन वहाँ उतनी देर में क्या हो जाता है? मांडू में विद्रोह हो जाता है। परंतु मांडू में विद्रोह हो जाता है तो मुजफ्फर शाह को लगता है कि यार ये लोग मुझे मार देंगे, तो वो क्या करता है? वापस से हुसंग शाह को शासक बना देता है विद्रोह दबाने के लिए। फिर इसके शासनकाल में क्या होता है? गुजरात का एक और शासक होता है अहमद शाह। क्या नाम होता है? अहमद शाह। वो लगातार इसके ऊपर आक्रमण करता है हुसंग शाह पर, जिसके बाद 1453 में क्या होती है? हुसंग शाह की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए ये कुछ गलत काम भी करता है, तो ये राजा भोज द्वारा निर्मित झील को ध्वस्त करवाता है। इसके द्वारा बहुत सारे स्थापत्य कला में योगदान दिया गया है। जैसे होशंगाबाद में हम देखते हैं कि मांडू का किला, ऐसे बोलते हैं, मांडू का किले का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ कराया था? हुसंग शाह ने। हिंडोला महल है उसका निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। दरबार हॉल, दिल्ली दरवाजा, जामी मस्जिद और हुसंग शाह का मकबरा, ये सभी किसने बनवाए थे? हुसंग शाह के द्वारा ही बनवाए गए थे। हुसंग शाह का मकबरा हुसंग शाह ने जिंदा रहते हुए बनवाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि आने वाली पीढ़ी मेरा मकबरा नहीं बन पाएगी, तो इसने क्या करा? मकबरा बनाया था। और आप सभी को पता है संगमरमर से निर्मित वहाँ एक मकबरा है। आप कभी जाएंगे मांडू तो आपको देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर बना है उस जमाने में। और ऐसा कहा जाता है कि जो ताजमहल है, ताजमहल की डिज़ाइन भी किससे ली गई है? तो वह ली गई है हुसंग शाह के मकबरे से ही। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। हुसंग शाह का मूल नाम था अल्प खां, ये याद रखना है। अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित करता है? धार से मांडू करता है। इसने नर्मदा नदी के किनारे एक शहर बसाया था, उसका नाम क्या था? होशंगाबाद था। बस ये 3-4 बातें आप याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर हुसंग शाह की मृत्यु के बाद बनते हैं मोहम्मद शाह गोरी। कौन बनता है? मोहम्मद शाह गोरी। इसका वास्तविक नाम रहता है गजनी खां। क्या नाम होता है? गजनी खां। परंतु महमूद खिलजी इसको क्या करता है? एक युद्ध में हरा देता है और मालवा पर खिलजी वंश की नींव रखता है। एक खिलजी वंश हमने कब देखा था? सल्तनत काल में देखा था। और ये मालवा का स्वतंत्र खिलजी वंश था, जिसकी स्थापना किसने की थी? महमूद खिलजी द्वारा की गई थी। अब खिलजी वंश पढ़े उससे पहले मैं MPPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता देता हूँ कि दोस्तों यहाँ मात्र 350 रुपये में मिल रही है और इसमें आपको टोटल 75 टेस्ट मिलेंगे। 50 जो कि यूनिट वाइज रहने वाले हैं और 25 आपकी FLT रहने वाली। अब आप पूछोगे सर ये टेस्ट सीरीज लेना इतना ज़रूरी क्यों है? तो बेटा देखिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम
प्रैक्टिस वाला एग्ज़ाम है। इसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है कि इस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके इसमें जितने भी प्रश्न हैं, लगभग इसमें 7500 प्रश्न हो जाएंगे। हर टेस्ट में 100 होते हैं, तो 7500 प्रश्न की आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। जब 7500 प्रश्न की जब आपके पास प्रैक्टिस होगी तो यानी आपके पास 7500 फैक्ट आपके दिमाग में है, आप कहीं ना कहीं उन्हें लगा चुके हैं, और इन्हीं 7500 फैक्ट में से आपको देखने को मिलेगा कि हमारे एग्ज़ाम में सर सीधा प्रश्न आया है। कभी आपको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो हमारी PSC बाय DC सर की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, या दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश, जो कि मालवा का एक महत्वपूर्ण वंश था, इसने मध्य प्रदेश के ऊपर 1435 से लेके 1551 तक शासन किया। इसके प्रथम जो शासक थे उनका नाम था महमूद खिलजी। अब देखिए, महमूद खिलजी क्या थे? मालवा पर खिलजी वंश के संस्थापक थे। इसने क्या करा कि यहाँ ऐसा बोला जाता है कि मालवा का पहला ऐसा शासक था जिसने खलीफा से अपनी उपाधि की मान्यता प्राप्त की थी। खलीफा, जैसे आप सभी को पता है, मुस्लिम में सबसे प्रमुख माने जाते थे, उनसे अपनी मान्यता प्राप्त करते हैं राजा बनने की या शासक बनने की। अब देखिए, उसने मेवाड़ के शासक राणा कुंभा से युद्ध किया और ऐसा कहा कि मैंने क्या करा है, उस युद्ध में राणा कुंभा को पराजित कर दिया, जिसके बाद यहाँ मांडू में एक 7 मंजिला भवन बनवाता है। क्या बनवाता है? 7 मंजिला भवन बनवाता है। अब महमूद खिलजी जो था बहुत उदार टाइप का व्यक्ति भी था, तो इसके कार्यकाल में जैन व्यापारियों को मांडू में संरक्षण प्रदान किया गया था। किसे? जैन व्यापारी को मांडू में संरक्षण प्रदान किया गया था। आप मांडू में जब एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको जैन मंदिर देखने को मिलेगा। तो जैनों को संरक्षण किसने दिया था? महमूद खिलजी प्रथम ने दिया था। इसने अपने शासनकाल में मालवा को भैया बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। इसने मालवा में एक चिकित्सालय और एक आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया था। इसने फतेहवद नामक स्थान पर कुशक महल का निर्माण कराया। मांडू में इसने हुसैन शाह का मकबरे का कार्य पूरा करवाया। इसने वहाँ पर अशरफी महल मदरसे का निर्माण शुरू करवाया था, और इस अशरफी महल को ऐसा कहा जाता था यह एक लाइब्रेरी थी जिसे राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। बाद में इसने उस लाइब्रेरी को तोड़कर उसमें एक मदरसा ओपन कर दिया था। ठीक है, तो यह मदरसा का नाम उसने क्या बदल के रखा? अशरफी महल उसने नाम रख दिया था। फिर इसने क्या कराया कि जो जामा मस्जिद है, एक जामा मस्जिद हमारे भोपाल में, एक सीहोर में, एक मांडू में है, और एक हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? बुरहानपुर में देखने को मिलती है। तो यह मांडू की जामा मस्जिद है, उसका कार्य पूर्ण किसने कराया था? तो महमूद खिलजी प्रथम ने कराया था। इसके बाद इसका बेटा गयासुद्दीन खिलजी शासक बनता है। गयासुद्दीन खिलजी, ऐसा बोला जाता है कि अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का शासक था। इसके दरबार में 16,000 तुर्की दासियां रहा करती थी। ठीक है, इसने दासियों से ही मिलकर एक व्यक्तिगत अंगरक्षक सेना बनाई थी। इसकी मृत्यु हो जाने के बाद इसका बेटा नसरुद्दीन महमूद क्या बनता है? नसरुद्दीन खिलजी शासक बनता है, और नसरुद्दीन खिलजी द्वारा ही गयासुद्दीन खिलजी की क्या की जाती है? हत्या की जाती है। क्या कर देता है? उसे यहाँ जहर दे देता है, जिससे गयासुद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन खिलजी द्वारा यहाँ पर जहाज महल, चंपावाड़ी, कपूर और मुंज तालाब का निर्माण कराया गया था। जब आप जहाज महल देखेंगे तो जहाज महल के पीछे आपको देखने को मिलेगा कौन सा? कपूर तालाब, और उसके सामने देखने को मिलेगा मुंज तालाब, और यहाँ पर क्या है? जहाज महल है बीच में। तो ये जहाज महल, कपूर तालाब और मुंज तालाब का निर्माण किसने कराया है? गयासुद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया। गयासुद्दीन खिलजी की मृत्यु कैसे होती है? तो उसका बेटा नासिरुद्दीन उसे क्या दे देता है? जहर दे देता है। अब नासिरुद्दीन खिलजी अगले शासक बनते हैं। तो नासिरुद्दीन खिलजी के बारे में आपको एक ही बात याद रखना है कि उज्जैन में जो कालिया देह महल है, क्या है? उज्जैन में जो कालिया देह महल है शिप्रा नदी के किनारे, उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो नासिरुद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। इसके बाद शासक बनते हैं महमूद शाह। इसने मुसलमान अमीरों से अपनी रक्षा के लिए रायचंद पुरुलिया, जिसे मेदनी राय भी कहा जाता है, उसकी उपाधि देकर क्या बनाया था? क्या बनाया था? संरक्षक बनाया था। 1531 में गुजरात के शासक बहादुर शाह क्या करते हैं? मालवा को गुजरात में मिला लेते हैं, और मालवा से खिलजी वंश का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। फिर ये मेदनी राय कहाँ चले आते हैं? अशोकनगर के चंदेरी चले जाते हैं, और अशोकनगर के चंदेरी में अपना शासन स्थापित करते हैं। और यही मेदनी राय से किसकी लड़ाई होती है? तो बाबर की, आप सभी को पता है, मेदनी राय के साथ लड़ाई होती है, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, तो इसकी बात हम जब मालवा पर मुगलों की बात करेंगे उस समय पढ़ेंगे।
अब आगे बढ़े उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स या मेंस को कभी आपको एक ही बार में क्वालिफाई करना है तो हमारी जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम 3.0 शुरू हुआ है, इसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यह बैच हमारे डीसी सर द्वारा और मनोज पाल सर दोनों के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको प्रश्न दिए जाते हैं डेली शाम को, आपको अगले दिन 6 बजे तक आपको अपनी कॉपी पीडीएफ के फॉर्म में बनाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करना है और इसका एनालिसिस कौन करेंगे, डीसी सर और पाल सर या मनोज पाल सर जो इस साल सिलेक्ट हुए हैं उनके द्वारा उसका एनालिसिस किया जाएगा। साथ ही में आपको बताया जाएगा कि आपको कहाँ पर क्या चेंज करना है, कैसे करना है, ये सभी बातें आपको कौन बताएंगे, मनोज पाल सर और डीसी सर बताएंगे। कभी इसको ज्वाइन करना है तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो या दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसकी मात्र फीस कितनी है, 300 रुपये इसकी फ़ीस है। और एक बार आपने इसे ज्वाइन कर लिया तो यकीन मानिएगा दोस्तों, आप आंसर राइटिंग में इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको आने वाले समय में मेंस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी है। अब देखिए, मालवा के अन्य शासक की हम बात करते हैं तो पहला है बहादुर शाह। यह गुजरात का शासक था। 1531 से लेकर 1537 तक इसने मालवा को अपने अधीन रखा। इसके दौरान 1535 में मंदसौर का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में, बहादुर शाह और यहाँ पर एक मुग़ल शासक थे हुमायूं। ठीक है, मुग़ल बादशाह हुमायूं के बीच में मंदसौर का युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं की जीत हुई और हुमायूं ने क्या करा, मालवा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, 1537 में क्या हो जाती है, बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। फिर एक थे कादिर खां जिनका उपनाम था मल्लू खां। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद गुजरात में क्या फैल गई थी, राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई थी। इसी दौरान क्या होता है कि यहाँ पर एक मतलब छोटा मोटा सेनापति होता है, वो उसका नाम रहता है मल्लू खां और मल्लू खां कादिर खां की उपाधि लेकर मालवा का शासक क्या होता है, बन जाता है। अब इसके कार्यकाल के दौरान उस टाइम सूरी वंश का शासन आ जाता है दिल्ली पर, तो सूरी वंश के राजा शेर शाह सूरी इस पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, जिससे डर कर कादिर खां कहाँ भाग जाता है, गुजरात भाग जाता है। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, जो शेर शाह सूरी है, शेर शाह सूरी एक शासक होता है सुजायत खां, सॉरी एक शासक नहीं होता है, सुजायत खां को क्या करते हैं, यहाँ का सूबेदार नियुक्त करते हैं मालवा का, और शेर शाह सूरी वापस कहाँ चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। अब यहाँ पर किसका शासन चल रहा है, सुजायत खां का यहाँ पर शासन चल रहा है। सुजायत खां की हम बात करते तो यहाँ क्या था, एक अफगानी सेनापति था। उसके बाद एक प्रमुख हमें देखने को मिलते हैं बाज बहादुर, जिनका शासन चलता है 1556 से लेकर 1562 तक। इसका जो मूल नाम था वह था मियाँ बायजीद। याद रखना, यह पेपर में पूछा गया। मूल नाम क्या था, मियाँ बायजीद, जो कि सुजायत खां का पुत्र था। किसका पुत्र था, सुजायत खां का पुत्र था। और सुजायत खां कौन थे कि सर इन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा, सूरी वंश के द्वारा। अब जैसे ही मियाँ बायजीद शासन संभालते हैं तो यह एक उपाधि धारण कर लेते हैं बाज बहादुर की। किसकी, बाज बहादुर की उपाधि धारण कर लेते हैं और यह अपनी राजधानी मांडू से स्थानांतरित करते हैं सारंगपुर। और सारंगपुर आज की डेट में पड़ता है कहाँ पर, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर, राजगढ़ में। अपनी राजधानी मांडू से कहाँ पर स्थानांतरित कर लेते हैं, सारंगपुर में। भैया ये कला प्रेमी होता है, इसे संगीत कविता इनसे बहुत प्रेम होता है। तो यहाँ पर एक गडेरिया जाति की एक वो थी बेटी, उनका नाम था रानी रूपमती। तो रानी रूपमती उस टाइम गार्डर चराने जाती थी मांडू के जंगलों में, तो उसे एक बार गाते हुए किसने सुन लिया था, बाज बहादुर ने सुन लिया था। और बाज बहादुर को उनसे हो जाता है प्रेम, जिसके बाद बाज बहादुर और रानी रूपमती शादी कर लेते हैं। और रानी रूपमती के कारण ही आज की डेट में बाज बहादुर को जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि 1561 में क्या होता है, इनका पतन होना स्टार्ट होता है। अब देखिए आगे की हम बात करते हैं 1561 की। तो 1561 में क्या होता है, सारंगपुर का युद्ध होता है, जिसमें अकबर की सेना और बाज बहादुर की सेना के बीच में लड़ाई होती है। अकबर की सेना का जो प्रतिनिधित्व करते हैं या नेतृत्व करते हैं, उनका नाम रहता है आदम खां। क्या नाम रहता है, आदम खां। और आदम खां मेनली बाज बहादुर के ऊपर आक्रमण इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें रानी रूपमती की सुंदरता के बारे में पता पड़ता है। तो वह अकबर से जाकर बोलते हैं कि भैया मालवा में जो बाज बहादुर शासन कर रहा है उसके पास बहुत सोना चांदी पैसा है, तो हम क्या करना चाहते हैं, उन पर आक्रमण करना चाहते हैं। परंतु उसका क्या मेन रीज़न था, उसका मेन रीज़न था कि रानी रूपमती को वह क्या करना चाहता था, आदम खां प्राप्त करना चाहता था। इसलिए क्या करता है,
1561 में अकबर की सेना और बाज बहादुर के बीच सारंगपुर का युद्ध होता है। बाद में क्या होता है कि जब बाज बहादुर के बारे में रानी रूपमती सुनती कि उन्हें अकबर की सेना ने पकड़ लिया है और वहाँ उनकी मृत्यु कर दी गई है, तो रानी रूपमती क्या कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे बाज बहादुर होते हैं वो सारंगपुर से भागते हुए कहाँ पर पहुँचते हैं, बुरहानपुर की तरफ भागते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अकबर को मालूम पड़ता है तो अकबर आदम खां को वापस बुला लेता है और पीर मोहम्मद को क्या सौंप देता है, नेतृत्व सौंप देते हैं। और पीर मोहम्मद इनका पीछा करते हुए कहाँ पर पहुँचते हैं, खानदेश पहुँचते हैं। कहाँ पर पहुँचते हैं, खानदेश पहुँचते हैं। पर पीर मोहम्मद की सेना जैसे ही खानदेश में मीरन मुबारक शाह, द्वितीय बरार के तुफेल खां और बाज बहादुर के नेतृत्व वाले गठबंधन की सेना से लड़ते हैं, तो उसमें पीर मोहम्मद को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। ठीक है, अब ये बात अकबर को पता पड़ती कि भैया मीरन बहादुर और बरार के तुफेल खां और बाज बहादुर की सेना ने एक साथ गठबंधन बनाया और हमारे पीर मोहम्मद को क्या करा, हरा दिया। तो उसके बाद क्या करते हैं, अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में 1562 में वापस से सेना कौन पहुंचाता है, अकबर। ठीक है, ताकि बाज बहादुर पर हमला किया जा सके। इस बार बाज बहादुर क्या होता है, चित्तौड़ भाग जाता है। चित्तौड़ जो कि कहाँ पर आता है, राजस्थान आता है। अब भैया चित्तौड़ भाग जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले तो मुगल बोलते हैं कि पहले तो ये मालवा का कोई भी राजा नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करो, मेनली मालवा को मुगल में मिला लो। और बाज बहादुर को क्या कर देते हैं, भगोड़ा घोषित कर देते हैं कि यह इधर उधर जाकर क्या कर रहा है, अपना शरण ले रहा है किसी की। 1570 में क्या होता है, यह अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और मुगल सेना में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। मुगल सेना में शामिल हो जाता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाने के बाद जो अकबर रहता है उसके दरबार में 9 रत्न तो रहते थे और 38 रत्न भी होते थे। और जो बाज बहादुर था बहुत अच्छा तबला वादक हुआ करता था, तो तबला वादक होने के कारण ये अपने 38 रत्नों में बाज बहादुर को क्या करता है, शामिल करता है। और बाज बहादुर को इतना अच्छा तबला वादन देखते हुए या उसके कला को देखते हुए राजा अकबर ही, या हम बोलेंगे बादशाह अकबर ही, राजा अकबर तो नहीं बोलूँगा, बादशाह अकबर ही क्या करते हैं, सारंगपुर में रानी रूपमती और बाज बहादुर का जो मकबरा बनवाते हैं, वो कौन बनवाते हैं, अकबर बनवाते हैं। तो यहाँ पर एक और बात आपको याद रखनी है कि सारंगपुर में बाज बहादुर और रानी रूपमती का क्या है, मकबरा है। रानी रूपमती एक कवित्री और बाज बहादुर की रानी थी। ठीक है, बस इनके बारे में इतना ही आपको याद रखना है। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको यह लेक्चर ज़रूर बताना है। साथ में बताना है कि मालवा पर प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।